गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, जो लोग नए हैं उन लोग के लिए अच्छी बात है, एकदम बेसिक स्टार्ट से चालू करेंगे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमको टोटल स्टडी करने हैं 12 चैप्टर्स। 12 चैप्टर्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले सिलेबस समझ लो कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो टोटल आपको मिलेंगे 12 चैप्टर्स। सबसे पहले चैप्टर्स के अंतर्गत भारत के भौगोलिक परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन को समझेंगे। ठीक है, भारत की भूगर्भिक संरचना इसके बाद, और फिर भारत के भौतिक प्रदेश। यहाँ तक आप लोग भी कर लिए थे, है ना। नए कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? मैक्सिमम लोग हैं, पुराने कम लोग हैं, और बहुत लोग आए नहीं हैं। चलो ठीक है, तो फिर भारत के भौतिक प्रदेश, इसके बाद देखेंगे अपवाह तंत्र, जल संसाधन, फिर भारत की जलवायु, मृदा और प्राकृतिक वनस्पति, फिर खनिज संसाधन, फिर ऊर्जा संसाधन, और फिर उद्योग। और इसके बाद 3 चैप्टर्स और आएंगे, परिवहन, प्रजातियां एवं जनजातियां। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ की जनजातियां पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से भारत की। यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कभी ना कभी। और फिर विविध के अंतर्गत कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे, जैसे कि जनगणना के रिलेटेड कुछ आंकड़े हैं प्रमुख तौर पे, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर हमारा भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? भारत के नामकरण को समझेंगे, फिर अवस्थिति एवं विस्तार, ये जो भारत है हमारा वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेट कर रहा है, इसकी स्थलीय सीमा और इसकी जलीय सीमा। ठीक है, तो मुख्य तौर पे ये सारी चीज़ों को हम अध्ययन करेंगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करें उससे पहले कुछ सामान्य परिचय। ये जो भारत है ये वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेटेड है पता है? पता है कौन से महाद्वीप में है, कहाँ पे है? थोड़ा बहुत बेसिक। हाँ ठीक है, तो बेसिकली ऐसा था कि जनरल इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये किस चीज़ का इमेज है? हाँ, यूनिवर्स तो लिखा ही हुआ है, लेकिन बट किस चीज़ का है यूनिवर्स? ऐसा तो वर्तमान में नहीं दिखेगा ना। ये जो घटना हुई, इवेंट हुआ कि एक छोटा सा परमाणु के साइज का था हमारा ब्रह्मांड। ठीक है, जो वेरियस स्टडीज हुई है यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसको लेकर, तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 1370 करोड़ साल पहले हमारा जो ब्रह्मांड है एटम का साइज का हुआ करता था, और उसमें तापमान काफ़ी ज़्यादा था, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, और इस कारण से सडनली एक ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट हुआ ना, तो इस प्रकार से चारों तरफ, अब जैसे फटाका भी फूटता है ना, तो चारों तरफ फैलता है ना उसका जो गैस है, मेटल्स, मतलब जो भी उसमें कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, और तब से ना ये एक्सपेंड करते जा रहा है कंटिन्यूअस। तो जो एक्सपेंशन हम आज भी देखते हैं, जैसे 2 आकाशगंगा है उसके बीच भी दूरी बढ़ रही है। ठीक है, ग्रहों हैं उनके बीच भी दूरी बढ़ रही है, तो सबके बीच दूरी बढ़ रही है। तो जब दूरी बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, तो उसको हम अगर कम करेंगे, कम करते जाएंगे, तो एक पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यही है बिग बैंग कंसेप्ट। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सारी थ्योरीज है, तो जो सबसे चर्चित है वो है बिग बैंग, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि एक एटम के साइज का हुआ करता था हमारा जो ब्रह्मांड है पहले, तापमान काफ़ी ज़्यादा था, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, दबाव काफ़ी ज़्यादा था, इसके चलते एक ब्लास्ट हुआ, और तब से ये एक्सपेंशन ही करते जा रहा है। ये बात है 1370 करोड़ साल पहले की। ठीक है, ये जो अब ब्रह्मांड वर्तमान में हम देखेंगे, ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि कई सारी आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज है। ठीक है, गैलेक्सीज की आकृति आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, जैसे कि कुछ राउंड शेप, डिस्क शेप में मिलेगी, तो अलग कुछ सर्पीले आकार में मिलेगी, तो अलग अलग शेप में गैलेक्सीज मिलेगी। क्लियर है? एक ब्रह्मांड में ऐसा कई बुक्स में आपको मिलेगा लगभग 100 करोड़ गैलेक्सीज है। ठीक है, कोई गिन के तो बैठा नहीं है ना, तो लिखने में क्या जाता है। तो 100 करोड़ गैलेक्सीज है ना, क्योंकि लिमिट नहीं पता है ना किसी को। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा भी नहीं ये वाला चीज़, और वो इस बुक में लिखा मिलेगा 100 करोड़ गैलेक्सी है। एक गैलेक्सी में कई सारे तारे हैं, तो ऐसा बुक में मिलेगा कि 100 करोड़ तारे हैं। ठीक है, तो एक ब्रह्मांड में 100 करोड़ गैलेक्सीज हो गए इस प्रकार की, ऐसी 100 करोड़। ठीक है, और एक गैलेक्सी में 100 करोड़ तारे। ठीक है, तो तारे आपको दिखेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। ये आपको इमेज जो दिख रहा है वो भी गैलेक्सी का ही है। तो कई सारे आपको तारे मिलेंगे, ठीक है, गैलेक्सी के अंदर। और
जो तारा है, जैसे कि हमारा जो सन की बात करते हैं, तो हमारा सूर्य भी एक कैसा है, तारा है कि ग्रह है, क्या है, पता है ना सबको? तो सूर्य भी हमारा एक तारा है, ठीक है। तो हर तारे का एक होता है सोलर सिस्टम, मतलब उस तारे के अराउंड जो ग्रह है वो परिक्रमा करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं में से एक तारा, मतलब हर गैलेक्सी में कई सारे तारे हैं, तो एक तारा है हमारा सूर्य, ठीक है। और इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं कितने ग्रह? 8 ग्रह, ठीक है। तो प्लूटो ग्रह कब एलिमिनेट हो गया, बताओ बताओ? 2006, ठीक है। तो ये जैसा हमारा सूर्य भी एक तारा है, और ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम मतलब सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का समूह, ठीक है। तो टोटल 8 प्लैनेट है जो सूर्य की कर रहे हैं परिक्रमा, ठीक है। जिसमें से एक है हमारा पृथ्वी, सूर्य से अगर दूरी की बात करें अगर क्रम में, तो तीसरे नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखने को मिल रहा है ये है बुध, जिसे हम कहेंगे मरकरी। ये हो गया वीनस। अभी इसरो इसके लिए एक मिशन भी लॉन्च करने वाला है 2025 में, ठीक है। एक ऑर्बिटल मिशन होगा जो इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाएगा बस, ठीक है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, वीनस, शुक्र, ठीक है। आप देखेंगे कि बुध सबसे करीब है, लेकिन गर्म सबसे ज्यादा ये है। रीजन पता है किसी को? हाँ बताओ पीछे। वायुमंडल के कारण, गैसियस एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। सूर्य की किरणें तो अंदर आती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती, है ना। इसी कारण हम देख रहे हैं ना कि पृथ्वी में भी बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एमिशन पर बेसिकली रोक लगाने की बात हो रही है, मतलब जितना कम हो सके, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा यहाँ भी एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। तो ये जो हिस्सा जो सूर्य के सामने है, ये इसमें तो लगभग 500 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्टार्टिंग में मिल जाएगा जब सूर्य के सामने ही रहेगा ये वाला हिस्सा। जबकि ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि वातावरण मतलब वायुमंडल नहीं है, इस कारण से यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में रहता है टेम्परेचर पीछे वाले हिस्से में। फिर पीछे वाला सामने आता है, वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर, और इधर प्रकाश नहीं आएगी तो कम टेम्परेचर, यहाँ के कारण, क्योंकि यहाँ पे वातावरण नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया वीनस। इसके बाद है हमारा अर्थ, फिर ये है मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट, दिख ही रहे ब्लू रेड इस कारण से, है ना। फिर उसके बाद आ जाता है कौन सा है, जुपिटर यानी कि बुध। उसके बाद हो गया, ये तो बृहस्पति है, बुध बोल रहा था मैं। उसके बाद है शनि, यूरेनस हो गया, और है फिर नेपच्यून, ठीक है। तो ये है बेसिकली ग्रहों का क्रम। और एक पहले आता था प्लूटो, जो अब हट गया है। बेसिकली उसको हटाने का रीज़न ये था कि उसकी अपनी स्वयं की कक्षा नहीं थी, वो दूसरे ग्रहों की कक्षा को काटता था बेसिकली जब सूर्य की परिक्रमा कर रहा था। तो ये तो 8 प्लेनेट है ना, और कुछ बौने ग्रह है। तो ये IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ना, ये सारे जो डेटाज है, फैक्ट्स है, ये सारे जारी करता है। इसके सारे जो चीज़ें हैं ऑथेंटिक रहता है, मतलब स्पेस की जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो 8 तो हो गया प्लैनेट, ठीक है। और 5 जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है, यानी कि बौने ग्रह। 5 जो ड्वार्फ प्लैनेट है उसके बारे में कभी पूछ ले एग्जाम में तो पता नहीं। CGPSC जनरली यहाँ से एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो 5 जो ड्वार्फ प्लैनेट है उनमें कौन कौन से शामिल है। एक तो है प्लूटो, पहले ग्रह हुआ करता था, अब बौना ग्रह है, ठीक है। दूसरा है सेरेस, तीसरा है एरिस, चौथा है मैक, और पांचवा है हाउमिया, ठीक है। तो ये 5 जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। क्लियर है? तो अभी हम लोग थोड़ा बेसिक समझ रहे हैं पृथ्वी पर आने से पहले। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी है नहीं, इसलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी डिटेल में जाकर पढ़ नहीं रहे, बेसिक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जितनी हमको पता होनी चाहिए। ये सब आपको पता होगा वैसे थोड़ा बहुत। किसको नहीं पता है? नहीं पता है तो कोई नहीं बताएगा।
ड्वार्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह, या तो उनका जो शेप है वो गोलाकार नहीं है, एक रीज़न ये हो सकता है, या तो वो किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रहे हैं। जैसे कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, मंगल ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अगर मंगल ग्रह पृथ्वी के जो ऐसे, मतलब जैसे कैसे बताऊं, कुछ जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गई पृथ्वी, तो इस प्रकार से परिक्रमा कर रही है, ठीक है। और ये इसी को मान लेते हैं मंगल ग्रह भी है, तो ये जब परिक्रमा करते हुए इस प्रकार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, तो इसकी कक्षा को अगर काटे इस प्रकार से, तो ये ग्रह की कैटेगरी में नहीं फिर इसको शामिल करते, क्योंकि इसकी स्वयं की अपनी एक कक्षा नहीं है, ठीक है। प्लूटो को इसी कारण से हटाए थे। क्लियर है। तो ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि जो शेप है या तो वो गोलाकार नहीं है, या तो उसकी कक्षा जो है दूसरे ग्रह की कक्षा को काट रही है, तो उस आधार पे हम ड्वार्फ प्लेनेट इसको डिक्लेयर करते हैं। तो 5 ड्वार्फ प्लेनेट है, 8 है प्लेनेट। क्लियर हो इतना। और हमको पढ़ना इंडियन ज्योग्राफी, तो हम यहाँ आएंगे पृथ्वी पे, ठीक है। तो फिर ये तो हमारा हो गया सोलर सिस्टम, और इसके बाद सोलर सिस्टम में हमारा जो प्लेनेट है वो है अर्थ। इसको अगर हम देखें स्पेस से तो वो कुछ दिखेगा इस प्रकार से। क्लियर दिख रहा है ना सब। हाँ, तो इस प्रकार से दिखेगा अर्थ, हमारी पृथ्वी, ठीक है, जब हम स्पेस से देखते हैं। क्लियर है। अब फिर हम बात करते हैं बेसिकली वर्ल्ड की। तो इसी पृथ्वी को हम जब एक फ्लैट सरफेस में, मतलब ये तो हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, और एक फ्लैट पेपर में जब इसका मानचित्र बनाए, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड मैप, है ना। ये तो हो गया अर्थ, या इसको ग्लोब बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको दिखता है जो है ना, ये ग्लोब है। लेकिन जब वो पेपर फॉर्म में हम निकालेंगे, यहाँ वर्ल्ड का तो है नहीं, इंडिया का जैसे है, तो पेपर फॉर्म में निकाल देंगे तो उसको हम लोग कहते हैं मैप, है ना। तो इसको हम लोग जब पेपर फॉर्म में जाए, मतलब ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है, इस प्रकार से अगर फैलाने की कोशिश करें इस पृथ्वी के, तो हमको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। ये फिजिकल मैप है बेसिकली, वर्ल्ड मैप। इसमें पूरा नहीं आ पाया है क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें कट गई है। एक तो नीचे का अंटार्कटिका कट चुका है ना, और ऊपर का जो आर्कटिक सर्कल है हमारा वो कट चुका है, ठीक है। क्लियर है। तो ये हमको दिखता है वर्ल्ड मैप। हमारे इंडिया की लोकेशन आपको पता है, यहाँ पे आपको नज़र आएगा हमारा इंडिया, ठीक है। तो ये फिजिकल मैप है बेसिकली। इसके बारे में बेसिक चीज़ें पता है, किसी को नहीं पता है? जैसे कि महाद्वीप की बात करेंगे तो ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका बोलेंगे, अमेरिका नहीं बोलेंगे। ये है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, ठीक है। ये वाला सेक्शन एशिया है, ये वाला सेक्शन यूरोप है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये माउंटेन टाइप जो दिख रहा है ना, उभरी हुई जो आकृति है माउंटेन है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालय है, तिब्बत का पठार है। तो जो बेसिकली जो आपको दिख रहा है उभरी हुई आकृति में, इसी प्रकार से इधर आप देखेंगे रॉकीज पर्वतमाला है, इधर आप देखेंगे इंडीज है। तो ये सब माउंटेन्स है जो उभरे हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपको उभरी हुई आकृति दिख रही है ना, ये एक्चुअल में पर्वतमाला है, जिसे हम कहते हैं यूराल। नाम सुने होंगे, मैं पढ़ा भी चुका हूँ जो पहले वाले हो, ठीक है। तो यूराल पर्वतमाला हो गया। ये जो आपको दिख रहा है, ये नाम में इसके है सी, लेकिन है एक्चुअल में एक लेक, है ना। क्यों लेक है? क्योंकि ये कहीं से भी ओशन से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। हाँ, तो विश्व का ये सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। तो ये कैस्पियन सी है। तो ये यूराल पर्वत हो गया, कैस्पियन सी होगा। और यहाँ पे आपको फिर से माउंटेन दिखेगा, इसका नाम क्या है ये याद नहीं है। इसको हम लोग बोलेंगे कॉकेसस माउंटेन। ये हो गया कैस्पियन सी। ये जो आपको दिख रहा है ये है ब्लैक सी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस उसका नाम ही है, ठीक है। तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी, 2 सी हो गए और 2 माउंटेन, यूराल माउंटेन और कॉकेसस माउंटेन। ये क्या कर रहे हैं? ये बाउंड्री बना रहे हैं एशिया और यूरोप के बीच, है ना। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीका हो गया, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और नीचे में एक आ जाएगा जो दिख नहीं रहा है, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये सारे तो हो गए हमारे महाद्वीप। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक और लेक दिख रहा है, ठीक है। ये है अरल सी। तो नाम में सी है लेकिन है एक लेक, अरल सी। क्लियर है। तो बेसिक बता रहा हूँ, जब वर्ल्ड का जब लास्ट में अगर हमारे पास समय बचेगा तो इसको भी मैं पूरा करा दूंगा, पॉलिटिकल मैप करा दूंगा, कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बेसिक हमारा लोकेशन हो गया। तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पे हमारा इंडिया जो है एग्जिस्ट करता है, एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के भी दक्षिण में
ठीक है, तो दक्षिण एशिया में लोकेट कर रहा है हमारा भारत। ठीक है, अब एशिया महाद्वीप को अगर हम थोड़ा जूम आउट करेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा। ये पॉलिटिकल मैप है एशिया का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के लोकेशन, पड़ोसी देश देख सकते हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, तीन ओर से महासागर से घिरा है। कौन सा महासागर? नहीं 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 नहीं, महासागर एक है, हिंद महासागर। और ये जो है ये बेसिकली भारतीय प्रायद्वीप इस प्रकार से है, बेसिक नीचे हुआ, मतलब मैप में हम देखेंगे तो हिंद महासागर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक है अरब सागर और एक है बंगाल की खाड़ी। हमने नामकरण किया है, अपना खुद से नामकरण थोड़ी ना है, वो तो एक ही महासागर, पूरा ही पानी पानी है। ठीक है, अब उसमें भी हम देखेंगे कि चारों ओर से कनेक्टेड है। क्या डिवाइड करेगा? जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर कनेक्टेड है हिंद महासागर से भी, मतलब ऐसा कोई डिवीजन है जो हिंद महासागर को अलग करे, प्रशांत को अलग करे? नहीं है। अटलांटिक भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो जुड़ा ही हुआ है ना। तो बेसिकली हमने सीमा बनाया है इस प्रकार से अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमको दिख रहा है एशिया का मैप। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले चीज़ से, भारत के नामकरण। तो एशिया के मैप में भारत की लोकेशन पता है। भारत के नामकरण की बात करें तो आपको टोटल मिलेंगे 6 नामकरण प्रमुख तौर पे, है ना, जो प्राचीन समय में इस देश के लिए यूज़ किए जाते थे, हमारे देश के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हो, प्राचीन वाला? ठीक है, तो प्राचीन भारत जब आप पढ़े होगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख तौर पे जो निवास स्थान था, ये वाला जो सेक्शन है। ठीक है, ये कौन से कलर में दिखेगा? ब्लैक में दिखेगा, रेड में दिख रहा है? इसमें तो लेट से आता है। अब चारों कलर हो गया। तो ये वाला जो सेक्शन हम देखते हैं, हिमालय पर्वत, और इधर आप देखेंगे, नहीं महाराष्ट्र नहीं, विंध्याचल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाए। ठीक है, तो हिमालय पर्वत और विंध्याचल के बीच बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का निवास स्थान हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा जो स्थल आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, है ना, प्रमुख तौर पे इंडिया में कुछ स्थल मिलेंगे, इस खासकर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस वाले रीजन में। ठीक है, तो इसी स्थान में, ये एक नगरीय सभ्यता थी, इसी स्थान में जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, उनका पतन हो गया, तो इसी लोकेशन में फिर हम देखते हैं कि आर्य आए, है ना। तो जब आर्य आए ना, तो आर्यों के निवास स्थान के कारण इस जो हिस्सा है, कौन से, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत को कहा जाता था आर्यावर्त, लेकिन कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भारत के पर्टिकुलरली किस क्षेत्र को जाना जाता था आर्यावर्त के नाम से। तो हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच का जो भूभाग है, उसे हम वैदिक काल में जानते थे, कौन से नाम से? आर्यावर्त के नाम से। तो या तो आर्यावर्त कहते हैं या तो ब्रह्मावर्त कहते हैं। ठीक है, आर्यावर्त और ब्रह्मावर्त आर्यों के निवास स्थान के कारण इस क्षेत्र को कहा गया। ठीक है, आर्यों का निवास स्थान वही था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का था। फिर इसके बाद देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में, वैदिक काल को दो भागे बांट सकते हैं, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, है ना। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व टोटल हो गया, फिर 1500 से 1000, ठीक है, ऋग्वैदिक, फिर 1000 से 600 उत्तर वैदिक। तो जो ऋग्वैदिक काल था उसमें 5 जो शक्तिशाली जन थे, उसमें से एक जन था, उसका नाम था भरत, है ना। और इस भरत के जन के नाम के आधार पर इसे कहा गया भारतवर्ष। ठीक है, तो भारतवर्ष कहा गया। इसके बाद हम देखते हैं महाभारत काल। ठीक है, तो वायु पुराण में इस घटना का जिक्र मिलता है कि महाभारत काल के समय इसी क्षेत्र को क्या नाम से जाना जाता था? भारत। और ये जो भारत है, ये दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र है भरत, उसके नाम पे हुआ, बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा थे। ठीक है, पूरे भारत को इन्होंने जीता था, तो इसी कारण से इनके नाम के आधार पे इस देश का नाम पड़ा भारत। तो भारतवर्ष, फिर भारत भी कहा जाता था। ठीक है, ये जो महाभारत काल है, इसका समय काल पता है किसी को? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? इसे अधिकांश स्त्रोतों में कहा जाता है कि 1000 ईसा पूर्व के बाद की घटना है, यानी कि ऋग्वैदिक काल महाभारत काल के पहले था, उसके बाद महाभारत काल आया। मतलब हम समझ सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल के दौरान की घटना है ये महाभारत काल। क्लियर है?
इसके बाद देखते हैं कि बौद्ध काल जब आया 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था, इस काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था भारत को। ये पूछा जा चुका है प्रश्न, क्लियर है, पता है कि नहीं, है ना। तो जम्बू द्वीप के नाम से। और इसके बाद जो दो प्रचलित नाम हमको बोलते हैं, एक तो है इंडिया और दूसरा है हिंदुस्तान। तो इंडिया ये जो हमारा है, यहाँ से बेसिकली स्थल मार्ग से होते हुए आक्रमण किया गया किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा, ठीक है। तो इधर से आया वो आक्रमण करते हुए। तो यहाँ पे एक नदी आपको दिखेगी, अब इसको मिटाना पड़ेगा। ये जो आपको रिवर मैप दिख रहा है इस प्रकार से, ये है सिंधु नदी, ठीक है। ये पाकिस्तान के पास कराची में बेसिकली अरब सागर में अपना जल गिराती है, ठीक है। ये मैप है सिंधु नदी का। तो जब यूनानी आक्रमण करने के लिए आया ना भारत में, तो ये सिंधु नदी, जिसे हम आज सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, इसे उन्होंने कहा इंडस रिवर, ठीक है, इंडस रिवर कहा। और इसी रिवर के आधार, इसी रिवर के नाम के आधार पे ये जो रिवर है, इसके पूर्व के भूभाग को पूरे को उन्होंने कहा इंडिया। तो इंडिया नामकरण किसके द्वारा दिया गया, यूनानियों के द्वारा, क्लियर है। और फिर तो इंडिया नाम को हमको पता चल गया, यूनानियों ने दिया है ये नाम। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे है ईरान, ये वाला जो सेक्शन है पाकिस्तान के, जाएंगे वेस्ट में, तो ठीक है, ईरान हो गया। यहाँ पे जो निवासी, इसको ईरानी भी कहते हैं या पर्शियन कहते हैं। तो पर्शियन ने जब आक्रमण किया तो उन्होंने इसी इंडस रिवर को, ठीक है, सिंधु नदी, जिसे यूनानियों ने इंडस कहा, पारसियों ने इसे कहा सिंधु नदी, ठीक है। और सिंधु नदी फिर बेसिकली मतलब अप्रभंश बोलते हैं कि जब बोलते बोलते नाम परिवर्तित हो जाता है, तो सिंधु नदी एक प्रकार से हिंदू नदी, इस प्रकार से नामकरण हुआ। और फिर हिंदू से वो नाम जो हुआ वो हिंदुस्तान आया, क्लियर है। तो ये नाम में बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कब कब किसने किसने नामकरण किया है। तो ये टोटल 6 नाम हमको देखने को मिलते हैं भारत के। भारत का आधिकारिक नाम क्या है हमारे देश का, तो 2 ही आधिकारिक नाम है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, इंडिया हो गया और ये वाला हो गया भारत, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत नाम का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो याद रखना वायु पुराण में मिलता है, ठीक है। हालांकि भारत वर्ष कहा गया था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन सबसे पहले अगर दस्तावेजों की बात करें तो वायु पुराण में याद रखना, ठीक है। तो ये नामकरण है भारत का। अब इसके बाद हम समझते हैं भारत की अवस्थितियाँ विस्तार के बारे में। तो अवस्थिति विस्तार के अंतर्गत 2 टाइप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्थिति, ठीक है। तो एक हम देखेंगे प्राकृतिक अवस्थिति और दूसरा हम देखेंगे खगोलिकी अवस्थिति। तो दोनों के आधार पर समझेंगे कि भारत एक्चुअल में कहाँ पे लोकेट कर रहा है। प्राकृतिक अवस्थिति का मतलब चारों ओर की धरातली संरचना कैसी है, ठीक है, इसका जो विस्तार है वो किस प्रकार से है, क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। और खगोलिकी अवस्थिति के अंतर्गत अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो प्राकृतिक अवस्थिति के अंतर्गत हमको क्या देखना है, पहले भारत के चारों ओर की धरातली संरचना कैसी। सबसे पहले हमने ये जाना कि भारत एशिया महाद्वीप में है और एशिया में भी कहाँ पे है, तो दक्षिण एशिया में है, ठीक है। तो ये जो हमारा इंडिया है, इसके अगर लोकेशन की बात करें, चारों ओर की धरातली संरचना कैसी है, तो उत्तर में आपको पता है देखने को मिलेगा विशाल हिमालय पर्वतमाला, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पे पाकिस्तान में भी आप देखेंगे इसका विस्तार है, जो पुराने हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो ये किर्थर श्रेणी है, फिर सुलेमान है, इस प्रकार से। यहाँ पे अफगानिस्तान में हिंदू कुश देखने को मिलेगा। फिर इस प्रकार से तो ट्रांस हिमालय हो गया, फिर जो मेन हिमालय आएगा इस प्रकार से, है ना, जिसके अंतर्गत लघु हिमालय शिवालिक वो भी शामिल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे चाइना में कुनलुन शान करके श्रेणी मिलेगी। तो उत्तर की ओर हम देख रहे हैं तो विशाल हिमालय पर्वतमाला से घिरा हुआ है। दक्षिण की ओर देखेंगे तो 3 ओर से महासागर से घिरा हुआ है ना। ये वाला हिस्सा अरब सागर का हो गया, बंगाल की खाड़ी का हो गया, और नीचे वाले को हिंद महासागर बोलते हैं, हालांकि तीनों ही उसी का पार्ट है, ठीक है। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इसके अलावा हम थोड़ा और बात करें कि कुछ धरातली संरचना कैसी है, तो जैसे कि आप ये वाला मैप देखेंगे, तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं इंडो चीन प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, जो 3 ओर से जल से घिरा हो, है ना। और द्वीप क्या होता है, हाँ, जो 4 ओर से जल से घिरा हो, ठीक है। तो जी श्रीलंका जो है ये प्रायद्वीप है कि द्वीप है, द्वीप है, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा इस प्रकार से 3 ओर से जल से घिरा है ना, इस प्रकार से ऐसे
इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। इसी प्रकार से वेस्ट में जाएंगे तो ये जो अरब है, अरब प्रायद्वीप, इधर भी आप देखेंगे जल है महासागर का, इधर तो है ही। फिर यहाँ पे आप देखेंगे रेड सी है, ठीक है, ये पर्शियन गल्फ है, ये रेड सी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, और ये अरब सागर है पूरा, ठीक है। तो अगर हम पश्चिम में देखें तो अरब प्रायद्वीप स्थित है प्रमुख तौर पे, पूर्व में देखें तो इंडोचीन प्रायद्वीप है भारत के। तो ये बेसिकली लोकेशन है इंडिया की कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो आपको ना लिखना कुछ नहीं है, सारा चीज़ इसमें है, बस एक बार रिवाइज करना है यहाँ क्लास से जाने के बाद घर में, ठीक है। रिवाइज कर लोगे तो फिर कुछ नहीं बोलोगे, बाकी घर में जाके नोट्स बना लेना इसका, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ रहेगा तो अगर आप प्रिंट आउट निकलवाते हो तो ठीक है, लेकिन प्रिंट आउट निकलवाओगे तो ब्लैक बैकग्राउंड आएगा, ठीक है, तो देख लेना। हाँ, कलर निकलवा सकते हो, पूरा जियोग्राफी कलर हो जाएगा, बहुत सारा आएगा भी, क्योंकि ठीक है, या तो अगर नोट्स बनाना है तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अच्छा है नोट्स बनाना, क्योंकि उससे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चारों ओर की धरातलीय संरचना। इसके बाद कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें, ठीक है, तो 5 प्रमुख बिंदु मिलेंगे। आकृति जो भारत की है वो कैसी है, चतुष्कोणीय है, क्योंकि भाई हम इसके बेसिकली चारों कोनों को अगर मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा, चतुष्कोणीय है ना, इस प्रकार से। तो देख के हमको लग रहा है ना चतुष्कोणीय आकृति है, तो भारत की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, चतुष्कोणीय, वर्गाकार, तो चतुष्कोणीय याद रखना है, ठीक है। एक प्रकार से चतुष्कोणीय है, तो 4 जो प्रमुख बिंदु है और एक प्रमुख बिंदु हमको मिलेगा ग्रेट निकोबार में, है ना। तो वो कौन कौन से हैं वो हमको याद रखने हैं। कौन कौन से बताओ, ये तो पता होगा। तो सबसे पहले उत्तरी जो बिंदु है वो क्या है, डर डर के क्यों बता रहे हो, हाँ बहुत दिन से पढ़े नहीं हो लग रहा है ना। इंदिरा मैडम जो हमारी प्रधानमंत्री थी ना, उन्हीं के नाम पे है। तो इंदिरा ने कॉल किया, अब प्रधानमंत्री हाई पोजीशन में है तो कॉल ऊपर से आया, है ना। तो ऊपर से आया तो ऊपर में है कॉल, ठीक है। और कॉल नीचे करेंगे, ऊपर से आ रहा तो ऊपर कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे कॉल, तो नीचे में है पॉइंट, ठीक है। तो ये तो इंदिरा कॉल हो गया, है ना। और अगर हम इसको जब डिस्कस करते हैं तो ये तो हमारे भारत की मुख्य भूमि है, और कुछ द्वीप समूह भी है हमारे पास, जिसमें से एक है लक्षद्वीप है, दूसरा है अंडमान निकोबार, ये भी भारत का हिस्सा है। मेन भूमि से नहीं लगा है लेकिन भारत का हिस्सा तो है। तो अगर संपूर्ण भारत की बात करें द्वीपों सहित, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रेट निकोबार में, ठीक है। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी, और पूरे भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। क्लियर है। अगर मेनलैंड की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कौन सा जगह बताओ, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में जो स्पेसिफिक पॉइंट है उसको बोलते हैं केप कमोरिन, ठीक है, केप कमोरिन। कन्याकुमारी अंतरीप भी लिखा मिलेगा, ठीक है, कन्याकुमारी में ही है बेसिकली। सबसे पश्चिमी बिंदु बात करें तो आपको मिलेगा गुजरात में, है ना। हाँ, तो इसे हम कहते हैं गुहार मोती भी कहते हैं या फिर गौरा मोती भी कहते हैं, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा कहाँ पे, राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको किबिथु, यहाँ पे भारतीय थल सेना का कैंप भी है किबिथु में, ठीक है। तो ये है भारत के अंतिम सीमा बिंदु, आकृति है चतुष्कोणीय, और 5 जो प्रमुख सीमा बिंदु है मेनलैंड के हो गए 4, और एक है ग्रेट निकोबार में मिलेगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिणी अगर पूरे द्वीप समूह को भी काउंट करें तो, ठीक है। क्लियर है इतना। तो इसको अगर हम देखें पीडीएफ में तो आपको ये मिल जाएगा पूरा नामकरण, ठीक है। नाउ समझते हैं भारत का विस्तार कैसा है, ये उत्तर दक्षिण विस्तार, पूर्व पश्चिम विस्तार, है ना। यहाँ से बेसिकली एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, सीजीपीएससी में भी आई थिंक पूछा जा चुका है, कि भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य कौन कौन से, ठीक है। आपको 2 राज्य मिलेंगे, जैसे कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बताना है, तो कौन कौन सा होगा, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है और पश्चिमी,
गुजरात। तो ये याद रखना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। बाकी ये जो नामकरण के आधार पे भी क्वेश्चन पूछा था, सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो कीबिथु और गुहार मोती हो जाएगा, या गौरा मोती। या राज्य बोले तो इस प्रकार से राज्य याद रखना है, ठीक है। विस्तार की अगर हम बात करें तो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार ये लगभग लगभग तो हमारा समान ही है, ठीक है। जैसे कि ये वाले विस्तार की बात करें, ठीक है, और ये वाले विस्तार की बात करें, ठीक है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार की बात करें तो ये आपको मिलेगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर का विस्तार मिलेगा आपको उत्तर दक्षिण, जबकि पूर्व पश्चिम विस्तार की बात करें तो ये मिलेगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। दोनों के बीच डिफरेंस अगर कितना है ये पूछा जाए, उत्तर दक्षिण विस्तार और पूर्व पश्चिम विस्तार के बीच अंतर कितना है, तो इसे माइनस कर देंगे 3214 में 2933, तो 281 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपको थोड़ा घुमाने के लिए। मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो पता ही है, अंतर कितना है ना। तो ये भी याद रखना है, 281। नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर देंगे एग्जाम में, ये पता होना चाहिए। तो ये विस्तार है। और ये पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा क्षेत्रफल हमारे भारत का है ना। ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ एरिया हमारे पास नहीं है भारत का। जैसे कि अक्साई चीन है, ये वाला से एक सेक्शन जो चाइना के कंट्रोल में है। पीओके हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास मतलब हमारे कंट्रोल में ही है, पार्ट तो हमारा ही है, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार के द्वारा वहाँ पे रूल नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे सक्सगाम वैली आपको देखने को मिलेगा, जो पाकिस्तान के आधिपत्य में था, उन्होंने गिफ्ट किया चाइना को, ठीक है। तो ये हिस्सा भी हम इसी 32,87,263 में काउंट करते हैं। कुछ कुछ सेक्शन हमारे पास नहीं है, ये 3, ठीक है। ये जो सेक्शन है सबसे ज़्यादा है, 78,114 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन भी आ रहा है ना। और पीओके को भी पाकिस्तान 2 पार्ट में क्लासीफाई करता है, एक तो गिलगित बाल्टिस्तान वाला है और दूसरा पीओके, जिसको उन लोग वहाँ पे कहते हैं आज़ाद कश्मीर। तो 78,114 स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ा ये वाला है। अक्साई चीन ये जो सेक्शन है 37,555 स्क्वायर किलोमीटर, और ये जो सेक्शन है छोटा सा है 5,180 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली विस्तार है भारत का और है क्षेत्रफल। तो विस्तार याद रखना है 3214 उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम 2933, ठीक है। दोनों के बीच अंतर भी हम निकाल सकते हैं, ये क्योंकि पूछा जा सकता है ना। दूसरी बात, क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है। और लास्ट में फिर डिस्कस करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे बेसिकली क्रम की बात करें तो कौन से नंबर का देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है। पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका 2.43% कवर करता है भारत, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का जितना भी क्षेत्रफल है, वर्ल्ड का क्षेत्रफल बोल रहे हैं ना, तो कई बार डाउट हो सकता है वर्ल्ड का मतलब ये क्या पूरा पृथ्वी, नहीं, ये जो हमको दिख रहा है ना महाद्वीप, हम उसकी बात कर रहे हैं, महासागर इसमें काउंट नहीं है, ठीक है। तो पूरा महाद्वीप जो है उसका जितना क्षेत्रफल है तो उसमें भारत का है 2.43%, 7वां सबसे बड़ा देश है, क्लियर। तो 7वां सबसे बड़ा देश है, तो फिर बाकी के कौन कौन से देश है पता है किसी को, ये भी क्योंकि पता होना चाहिए। 10 सबसे बड़े देश का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो है रूस, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है, याद नहीं है। मैं अमेरिका 4 नहीं, मुझे पूरे 10 के नाम चाहिए, मैं तभी लिखूंगा जब आप लोग बताओगे। ऑनलाइन में किसी को पता होगा तो बताओ कमेंट में। नहीं, जो बुक में है उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे। हाँ, चीन आएगा लेकिन तीसरे में नहीं आएगा, कुछ कुछ सोर्सेस में आपको थर्ड में मिलेगा, लेकिन हाँ हाँ ठीक है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। फिर कुछ कुछ सोर्सेस में आपको चीन मिल जाएगा पहले, लेकिन जो बुक्स में है ना उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 हो गया। 5वें में कौन सा है? ठीक है। फिर कौन सा है? ठीक है। चलो अच्छा याद है। अब जिसको याद है वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं है वो बोलेगा। हाँ, जिसको नहीं है वो कैसे बोलेगा? इंडिया हो गया। फिर कौन सा है? अर्जेंटीना। यही क्या ना फुटबॉलर हमारे लियोनेल मेसी। इसके बाद कौन सा है? और उसके बाद? ठीक है, चलो याद, अच्छी बात है। हाँ मैं बताया ना अभी, कुछ कुछ सोर्स में मिलेगा चाइना, बट जो बुक में उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं तो यूएसए पहले मिलता है, चाइना बाद में, ठीक है। और 10th नंबर पे आ जाएगा अल्जीरिया। तो कजाकिस्तान के बारे में खास बात क्या है इसमें? वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो लैंड लॉक्ड कंट्री याद आ रहा है ना, जो चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है, मतलब जिसकी सीमा जो है महासागर से नहीं मिलती है। इंडिया की मिल रही है, देख रहे हैं महासागर से। रशिया की तो मिल ही रही है ना, मतलब वर्ल्ड में आप देखोगे पूरा ग्लोब दिख जाएगा। यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान को छोड़ के अल्जीरिया। अल्जीरिया की लोकेशन जो करंट अफेयर का वीडियो देखे होंगे मेरा, उसमें बताया था मैं। कोई देखा है कि नहीं देखा है? आप भी नहीं डाला हूँ, पुराने वाला नहीं देखे हो? उसमें देखना अल्जीरिया के बारे में, जो नया राष्ट्रपति चुने गए ना, तो बताया था मैंने। यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाले, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें दिखेगा। और यहाँ पे सेक्शन आपको दिख रहा है, अल्जीरिया है ये, ठीक है, ये वाला सेक्शन। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 10वें नंबर का है। करंट अफेयर की क्लास में बताया था मैंने इसके बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे नए राष्ट्रपति इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, 10 कम से कम 10 के नाम आपको याद रखने हैं। और अगर लैंड लॉक्ड सबसे बड़े देश की बात करें तो वो है कजाकिस्तान, सॉरी, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, ठीक। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ठीक है। और रूस एक ऐसा कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में आता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे फिजिकल मैप, ये जो रशिया है ना, रशिया का कुछ सेक्शन इधर भी आता है, क्लियर है। तो ये याद रखना है, रशिया एक ऐसा कंट्री है जो दोनों महाद्वीप में आ रहा है, एशिया में भी आ रहा है, यूरोप में भी आ रहा है ना। अब जनरली आप देखेंगे तो हम एशिया और यूरोप को कैसे क्लासिफाई करें अलग अलग? जैसे बाकी के महाद्वीप में तो हमको देखने को मिल रहा है कि महासागर कहीं ना कहीं बाउंड्री बना रही है, यहाँ पे लेकिन ऐसा है नहीं। तो हमने अपने समझने के दृष्टिकोण से एशिया और यूरोप का बंटवारा किया कि यूराल माउंटेन हो गया, फिर ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, काकेसस माउंटेन हो गया। तो ये एशिया और यूरोप को अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा हमने क्लासिफाई किया है। बाकी ऐसा देखा जाए तो जनरली आप समझ सकते हैं कि एक ही पूरा महाद्वीप दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही अफ्रीका महाद्वीप से एशिया किससे अलग है? तो यहाँ पे रेड सी दिखेगा, यहाँ पे स्वेज कैनाल दिखेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा एशिया और अफ्रीका अलग अलग हो रहे हैं, क्लियर। ये जो आप ओशन देख रहे हैं, मतलब जो सागर है, ये कौन सा है? ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी, ये वाला जो है, ठीक है। तो हमने बात की अभी प्राकृतिक अवस्थिति के बारे में, यहाँ तक आपने समझा। अब इसके बाद देखते हैं खगोलीय अवस्थिति, यानी कि अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से कौन से अगर बात करें तो भारत की लोकेशन कहाँ पे है पूरे पृथ्वी को। हम बेसिकली अगर हमें किसी स्थान की लोकेशन के बारे में जानना है तो कैसे बताएंगे? मतलब अमेरिका में अगर आप फ़ोन करोगे मैं यहाँ पे हूँ अभनपुर में, तो थोड़ी नहीं जानेगा अभनपुर कहाँ पे क्या है। तो इसी कारण से कुछ रेखाएं बनाई गई हैं। तो 2 प्रकार की रेखाएं, एक है अक्षांश, दूसरी है देशांतर, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे को काटेगी तो हर पॉइंट की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन हमको मिलती है। हम जो मोबाइल में जीपीएस यूज़ करते हैं, है ना, इसी पे काम करता है। ये नहीं रहेगा तो लोकेशन कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो 2 रेखाएं आपको मिलेंगी, अक्षांश और देशांतर। क्या हुआ? क्या बताएंगे? भी आएंगे ना वहाँ पे, ठीक है।
तो अक्षांश और देशांतर है ना, तो ये तो पूरा हमारा पृथ्वी हो गया। अब दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश है, दूसरी देशांतर है। अक्षांश जो रेखाएं हैं उनको कहा जाता है पैरेलल। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं ना, ये वाली, इसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये जो रेखाएं आपको मिल रही है ये सब अक्षांश रेखाएं हैं, इसे हम कहते हैं पैरेलल यानी कि समानांतर, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है ये, ठीक है। और ये जो रेखा मिल रही है आपको उत्तरी नॉर्थ पोल से लेकर के जो साउथ पोल में जा रही है, और इसका जो पॉइंट है वो एक ही पॉइंट है ना, एक ही बिंदु से, जैसे यहां से निकल रही है इस प्रकार से होते हुए साउथ पोल में जाएगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो रेखा है इसे हम कहते हैं देशांतर। क्लियर है? तो दो रेखाएं देखने को मिल रही। तो उसी आधार पे हमको समझना है कि भारत जो है वो कौन कौन से अक्षांश जो है के बीच है, कौन कौन से देशांतर के बीच है, ये हमको समझना है, ठीक है। दो रेखाओं में हमने डिवाइड किया, दो प्रकार के अक्षांश और देशांतर पूरे पृथ्वी को। तो भारत की अवस्थिति क्या है, खगोलीय अवस्थिति। तो इसको हम बेसिकली ऐसा समझेंगे, दो प्रकार की रेखा है। एक तो हो गया ये वाली जो लाइन देख लें, इसको कहा जाता है पैरेलल, यानी कि ये है अक्षांश रेखा है, ठीक है। ये जो है वो 0 डिग्री है, ये जो आपको दिख रही है, जो बेसिकली बीच से काट रही है। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं लैटिट्यूड, है ना, हिंदी में इसे हम कहते हैं अक्षांश। ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा केवल एकमात्र अक्षांश रेखा है जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। ये वाला सेक्शन बराबर है, ये वाला सेक्शन बराबर है। इसके बाद 1 डिग्री ऊपर 2 डिग्री 3 डिग्री होते होते 90 डिग्री तक पहुंच जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसी प्रकार से 1 2 3 करते करते यहाँ पे आ जाएंगे, एक पॉइंट आ जाएगा, वो है 90 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा एकमात्र अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये वाला जो भाग है ये उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसे हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, या उत्तरी, ये वाला तो ध्रुव हो गया, ठीक है, जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं ध्रुव, और ये जो पूरा सेक्शन है इसको गोलार्ध कहते हैं। तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री जो इक्वेटर जिसे हम कहते हैं अक्षांश रेखा उसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो इसके जो नीचे का जो सेक्शन है इसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर यहां तक? बाकी 1 डिग्री देखेंगे तो दो बराबर भागों में काटेगी नहीं, फिर इधर ज़्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा, तो इसका कारण इसको याद रखना है 0 डिग्री को। तो ये अक्षांश समझ में आया। ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है इसे हम कहते हैं देशांतर, ठीक है। इस प्रकार से जो रेखाएं आपको मिल रही है ये सभी है देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये समानांतर नहीं है, देशांतर। अक्षांश समानांतर है क्योंकि आप देखेंगे जो है ना दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आपको सेम मिलेगी, क्लियर है। लेकिन कहीं पे तो जगह होगा जहां पे कम मिलेगी, हर जगह सेम नहीं है। हाँ, ये जो चीज़ है आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में मिलेगा केवल कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, यानी कि ये 0 डिग्री है और ये तो 1 डिग्री तो है नहीं, लेकिन मान लेते हैं 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री बहुत पास में रहेगा ना, तो मान लेते हैं ये जो दूरी है ये सेम रहेगी। कितनी है? 111 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। पॉइंट में भी है, याद रखना 111 किलोमीटर, ठीक है। 111.32 किलोमीटर एक्चुअल में, तो 111 किलोमीटर याद रख सकते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये लगभग हर जगह समान है, केवल एक जगह को छोड़ के। जब ध्रुव की ओर जाते हैं ना ये वाला सेक्शन, ठीक है, तो क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पे उत्तर में भी है दक्षिण भी थोड़ी चपटी है, तो इस कारण से ध्रुव पर बस इसकी दूरी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो समान होती है। एग्जाम में आए तो यस मानना, क्योंकि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ बुक में नहीं मिलेगा। वो जो जियोग्राफी ऑप्शनल जब पढ़ते हैं ना यूपीएससी में, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग में रहता है कि ध्रुवों पर जाएंगे तो क्योंकि पृथ्वी थोड़ी चपटी है तो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगी वहाँ पे। क्लियर है? तो ये तो बात की हमने अक्षांश की। लेकिन जब देशांतर की बात कर रहे हैं तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी आप देख रहे हैं ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए रेखाएं खींची गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे तो दूरी जो है 0 हो जाएगा क्योंकि एक पॉइंट है उत्तर में, है ना। जैसे कि
इस ग्लोब में आप देखेंगे तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिलाते हुए खींच रहे इस प्रकार से, तो यहाँ पे तो जीरो में तो सब मिल गया ना आके, तो वहाँ पे तो जीरो ही हो गया डिस्टेंस देशांतर के बीच में। तो मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा डिस्टेंस? भूमध्य रेखा में जो पॉइंट है, ठीक है, इस वाले सेक्शन में। तो इस वाले सेक्शन में जो दो देशांतर रेखाएं हैं उनके जो बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है? 111.32 सेम है, ठीक है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती जाती है कम, ठीक है। लेकिन अक्षांश रेखाओं के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है समान, क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसे हम कहते हैं समानांतर भी कहते हैं, ठीक है। पैरेलल है क्योंकि एक दूसरे के, इस कारण से इसे हम कहते हैं यामोत्तर। एक तो लॉन्गिट्यूड इसे हम कह रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं देशांतर, एक नाम तो देशांतर हो गया, यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दो नाम हो गया। और इसे मध्यांतर भी कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं के ही नाम है। अक्षांश रेखाओं को अक्षांश रेखा कहेंगे, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में याद रखना है लेटा हुआ है, कभी कंफ्यूज अगर होगा ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कौन सा है, तो लेटिट्यूड ये लेटा हुआ है, तो ये लेटिट्यूड है, अक्षांश रेखा है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे ऐसे बोले तो लंबा है, तो लॉन्गिट्यूड। तो कभी कंफ्यूजन हो तो इस प्रकार से याद रखना, लेटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है, अक्षांश अक्षांश लेटी हुई है, देशांतर लंबा है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इसके नाम है देशांतर, यामोत्तर, मध्यांतर। ये जो 0 डिग्री ये आपको देखने को मिलेगी, जैसे हम पहले अक्षांश रेखा की बात करते हैं, है ना, तो हम बात तो कर रहे हैं रेखा बोलते हैं, लेकिन है एक्चुअल में एक सर्कल है, एक वृत्त है, क्योंकि ये जो रेखा है ये पूरा पृथ्वी को इस प्रकार से गोल घुमा हुआ है ना सभी, तो रेखा हम नाम में बोल देते हैं, लेकिन है एक्चुअल में एक वृत्त है ये, ठीक है। और फैक्चुअल यहां से सीजीपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछ चुका है एक दो बार, ठीक है, अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन आते हैं। तो अक्षांश वृत्त की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? अब पहले तो हम बात करते हैं अक्षांश की, तो अक्षांश तो बेसिकली पॉइंट हो गया, यहाँ पे पॉइंट है, एक एक पॉइंट ऐसे जाते जाएंगे, तो टोटल हम बात करेंगे 0 डिग्री यहाँ पे हो गया, फिर 1 2 3 4 करके 90 डिग्री ऊपर, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ में हो गया, 0 डिग्री हो गया एक, और 90 डिग्री हो गया साउथ में। तो टोटल हम देखेंगे अक्षांश अगर कितने हैं, तो अक्षांश है 181, ठीक है। और अगर अक्षांश वृत्त की बात करें तो वृत्त में इसमें माइनस करेंगे, कितना? एक नहीं दो, कौन कौन से दो? यहाँ पे जो है ये पॉइंट है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये तो पॉइंट है, तो इसको माइनस कर देंगे, 181 में माइनस कर देंगे 2, तो हमारे पास वृत्त की संख्या आ जाएगी 179, ये है वृत्त, ठीक है। या अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं, या अक्षांश वृत्त, क्लियर है। 179 अक्षांश की बात करें तो 181, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम बात करते हैं देशांतर की। देशांतर आपको देखने को मिलेगा ये जो 0 डिग्री है, ठीक है। देखो अक्षांश में अगर हम बात करें बेसिकली, तो अक्षांश में जो 0 डिग्री है ये हमने बनाया नहीं है, ये तो मतलब प्राकृतिक रूप से है, ये तो 0 डिग्री है, फिर 1 2 3, मतलब बेसिकली वो तो दो बराबर भागों में बांट रहा है। लेकिन यहाँ पे देशांतर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कौन सा जो लाइन है वो दो बराबर भागों में बांटे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो कोई भी जो अपने जगह में है वो बना सकता है। एक टाइम था इंडिया में भी ऐसा था कि उज्जैन से जो बेसिकली जो मीन टाइम है वो खींची गई थी, तो आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उज्जैन से पहले 0 डिग्री रेखा, भाई अपने जगह से मान सकता है कोई भी, है ना। अब आपको पता है कि अंग्रेजों का ज़्यादा प्रभुत्व था, है ना, तो उन्होंने लगभग 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात है, जब बेसिकली ग्रीनविच जो शहर था जहाँ पे लेबोरेटरी थी, वहाँ से उन्होंने रेखा खींची, है ना। उन्होंने अपने आप को बेसिकली बीच में माना और उसके आधार पर देशांतर रेखाएँ खींची गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, बेसिकली इस मैप में जैसे देखें तो ये वाला जो पिंक लाइन आपको दिख रहा है ये बेसिकली 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। आप अपने जगह को बेसिकली बीच से निकालते हुए उन्होंने रेखा खींची। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना, कहीं पे खींची हुई नहीं मिलेगी, जमीन खोद के देखने मत लग जाना रेखा कहाँ है करे, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, काल्पनिक है, क्लियर है। तो ये जो है ना ये है 0 डिग्री वाली।
तो ये निकल रही है, एक तो कंट्री याद नाम रखना है, इंग्लैंड है ना, वैसे तो निकलेगी और भी कंट्रीज से, लेकिन इंग्लैंड वाले लोग ने यहाँ से ड्रॉ किया बेसिकली। और यहाँ पे आपको बेसिकली मिलेगा एक शहर, नाम है इसका ग्रीनविच, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, यानी कि GMT कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है 0 डिग्री है, इसके ईस्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4 करते करते आपको मिलेगी 180 डिग्री तक देशांतर रेखा है, ठीक है। ये जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये जस्ट 0 डिग्री के पीछे वाली लाइन है ना। इसी प्रकार से वेस्ट में जाएंगे तो 1 2 3 4 करके इधर भी मिलेगी 180 डिग्री, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि 180 डिग्री वेस्ट हो, ये जैसे ईस्ट बोलते हैं इसे, या ये हो गया 180 डिग्री वेस्ट, इधर से जैसे लेंगे तो ये 180 डिग्री जो है ना दोनों के लिए सेम है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट एक ही रेखा है 0 डिग्री के पीछे, तो 180 और प्लस 180 नहीं करेंगे, प्लस 179 करेंगे, क्योंकि 180 तो डबल हो रहा है और एक 0 डिग्री देख रहे हैं हम लोग। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360, ठीक है, डिग्री नहीं है। क्लियर है, समझ आया? तो 360 हो गई टोटल देशांतर रेखाएं। इसे हम कहते हैं रेखा, इसे वृत्त नहीं कहते, ये रेखा है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए रेखा खींची गई है ना। और 2 देशांतर रेखाएं, जैसे ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री जस्ट पीछे क्या है 180 डिग्री, दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों फिर मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटेगी, ठीक है। तो देखना, अब जैसे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री के पीछे कौन सी देशांतर रेखा होगी? 179, दोनों को मिला के ना 180 आना चाहिए, क्लियर है। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री के पीछे कौन सी देशांतर रेखा होगी? 178, तो 178 और 2 को मिलाएंगे तो 180 हो गया। जो 2 रेखाएं जो है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटे, 2 देशांतर रेखाएं है ना, उनका जो योग है वो होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो वो जो 2 रेखाएं मिलकर एक वृत्त का निर्माण करेगी, सर्कल का, और वो फिर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है। इसीलिए हम कहते हैं देशांतर रेखाओं को मध्यांतर कहते हैं ना, क्योंकि 2 बराबर भागों में काटती है, क्लियर है। यहाँ पे अक्षांश की बात करें तो केवल एक ही रेखा है जो पृथ्वी 2 बराबर भागों में काटे, 0 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देशांतर रेखाओं के आधार पे 0 डिग्री और इसके पीछे 180 डिग्री को अगर हम मिला के एक सर्कल बना ले इस प्रकार से, इसके पीछे का, ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन है इसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, क्लियर है। तो पृथ्वी का ही हमने विभाजन कर दिया अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध 0 डिग्री के, 0 डिग्री को हम कहते हैं इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। कुछ और भी प्रमुख अक्षांश रेखा है जो भी आगे आएंगी, कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये हो गया देशांतर रेखा, ठीक है। देशांतर रेखाओं के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में हमने डिवाइड किया। नाउ इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है अक्षांश और देशांतर? अगर गोलार्ध की बात करें तो गोलार्ध की बात करें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो 0 डिग्री के उत्तर में है। तो एक तो है उत्तरी गोलार्ध में, पहला चीज, ठीक है। और देशांतर के माध्यम से अगर बात करें तो ये था 0 डिग्री, इसके 0 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध है ना, मतलब ये वाला जो सेक्शन है पूरा गोला, ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध हुआ। इसी प्रकार से ये वाला सेक्शन हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत आपको पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलेगा अगर देशांतर के रेखाओं के माध्यम से बात करें तो, ठीक है। तो भारत की लोकेशन कहाँ पे है गोलार्ध वाइज देखें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, क्लियर। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हमने की अक्षांश और देशांतर रेखाओं की। तो अब ये इस मैप में हम देख सकते दोनों अलग अलग थी, अक्षांश रेखा है फिर देशांतर रेखा है, फिर एक में कंबाइन करेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपको एक जो चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 देशांतर रेखाओं के जो 2 अक्षांश रेखाएं हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र उसे क्या कहा जाता है, पता है किसी को? याद नहीं आप लोग को, भूल गए हो? इसे कहा जाता है जोन। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है ना। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये नहीं पता तो और नहीं पता होगा। इसे कहा जाता है गोर, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर, ऐसे लिखेंगे गोर, ठीक है, GORE, ठीक है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, क्लियर है। तो इसको याद रखना। अब
बेसिकली जो मेन जो लाइंस हैं, तो आपको पता है 0 डिग्री हो गया इक्वेटर, हमारा अक्षांश रेखा है ना। इसके ऊपर हम जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा 23 डिग्री 26 मिनट, कई जगह आपको मिलेगा 30 मिनट, है ना, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो 26 मिनट याद रखना है। अब फिर इसको हम लोग और आसान भाषा में कहते हैं कि 23.5 डिग्री, है ना। तो 23.5 डिग्री जब कहते हैं तो कई बुक में क्या लिखा मिलेगा 23 डिग्री 50 मिनट। अब 50 मिनट नहीं होता भाई, आप देखेंगे 60 मिनट का 1 घंटा इस प्रकार से होता है, 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 50 मिनट नहीं होगा, है ना, 23.5 बोलते हैं करके, तो मतलब 23 डिग्री 30 मिनट मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट बात करें ना तो 26 मिनट है। क्लियर है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो कैसे बेसिकली ड्रॉ किया गया है पता है किसी को, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्यों है, पता है कि नहीं, बेसिक पता है कि नहीं पता, हाँ नहीं पता है, अब पता चल जाएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन लोग को पढ़ा चुके उन लोग को पता नहीं है, नहीं पता है, याद नहीं है, पता है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, है ना, 23 डिग्री 26 मिनट। इसी प्रकार से नीचे आ जाएंगे, ये तो उत्तरी अक्षांश की बात की हमने, दक्षिणी अक्षांश में देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा 23 डिग्री 26 मिनट, ठीक है, सेम। इसके बाद एक सर्कल आएगा, ऊपर जाएंगे तो 66 डिग्री 34 मिनट, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आर्कटिक सी मिलेगा, बेसिकली आर्कटिक, ठीक है। तो ये वाला जो सेक्शन है, इसी प्रकार से नीचे आ जाएंगे तो हमको महाद्वीप मिलेगा अंटार्कटिका, तो इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका सर्कल, 66 डिग्री 34 मिनट साउथ में है ना, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। और फिर ये यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया साउथ पोल। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको समझते हैं, बेसिकली अक्षांश और देशांतर हो गया। अभी तक कोई डाउट है, आ गया पूरा समझ में। अब बेसिकली हमको समझना है कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में, जो मैं बता रहा था यहाँ पे, क्योंकि जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक इंडिया की खगोलीय स्थिति को मैं सिर्फ रट के बता दूंगा। देखो एक तरीका ये होता है कि मैं रट के बता दिया कि यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, लेकिन आप रट के याद कर, समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब होगा, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हम कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा, है ना, और ये वाला हो गया मकर रेखा। ये एक्चुअल में ड्रॉ कैसे किया, अभी अक्षांश में तो हमने समझा कि 0 1 2 3 4 करके 90 तक गए, लेकिन ये 23 डिग्री 26 मिनट खास क्यों है, इसे कर्क रेखा ये क्यों बना दिया हमने, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारी पृथ्वी जो है ना 2 प्रकार की गति कर रही है, एक तो है रोटेशन कर रही है, रोटेट हो रही है, रोटेशन कर रही है मतलब अपना जो एक्सिस है इसमें ही इस प्रकार से, है ना, पश्चिम से पूर्व की दिशा में गोल गोल घूम रही है, ठीक है। और दूसरी है रिवॉल्यूशन, तो एक गति तो हो गई रोटेशन, दूसरी है रिवॉल्यूशन, है ना। इसे रोटेशन को कहते हैं घूर्णन गति, है ना, और रिवॉल्यूशन हो गया परिक्रमण। किसकी परिक्रमा कर रही है, ठीक है, तो परिक्रमण कर रही है सूर्य का, है ना। तो जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना पृथ्वी, तो बेसिकली क्या है, हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस में थोड़ी झुकी हुई है ना। ये जो हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से, और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी को होना चाहिए अक्ष, लेकिन ऐसा है नहीं, ये थोड़ी सी है झुकी हुई इस प्रकार से, कुछ ज्यादा ही झुक गया, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो झुकी हुई बोलने का मतलब हमारी पृथ्वी को ऐसे गति करनी चाहिए थी ना, इस प्रकार से, लेकिन ऐसे नहीं कर रही है, ऐसे कर रही है। अगर इसको एक्सिस लेंगे तो इस प्रकार से गति कर रही है। समझ आ रहा है इस मैप में, अलग से बनाते हैं। ये तो हो गया बेसिकली इस प्रकार से झुकी हुई है, तो हमारी पृथ्वी जो है गति कैसे कर रही है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से घूम रही है झुकी हुई। तो अपने अक्ष से कितने डिग्री झुकी हुई है, तो याद रखना है 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री। और जो एक्चुअल में हम बात करें ना तो यही वाला है, ये जो है ना हमारा 26 मिनट यही है, ठीक है। इतना झुका हुआ है, ये अपने अक्ष से बात करें तो ये है अक्ष। लेकिन अगर पूछा जाए, अब बेसिकली हमको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना। तो अपने ये जो आप देख रहे हैं ये है पृथ्वी की कक्षा,
जिसके माध्यम से वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इसी फिक्स में, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर नीचे होगी पृथ्वी, यही है फिक्स, ये कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट। हाँ, यही है ऑर्बिट, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ये जो कक्षा है जिसके माध्यम से एक रास्ता है, इसी रास्ते से होके, जैसे आप लोग अपने घर जाओगे तो जो रास्ता होगा, एक रास्ते तो कई सारे होंगे, एक जो होगा जो मेन होगा, ठीक है। तो पृथ्वी का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, इसी से होके वो सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी को हम कहते हैं बेसिकली कक्षा, ठीक है, ऑर्बिटर। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। तो ऑर्बिटल प्लेन हो गया। तो इसके माध्यम से अगर हम बात करें ना, तो हमारी जो पृथ्वी है, ये अगर हम कक्षा बनाए इस प्रकार से बराबर, तो ये जो झुका हुआ है, ये जो डिग्री आपको मिलेगा, जस्ट इसका जो बच जाएगा 90 माइनस कर देंगे तो 66 डिग्री के लगभग आपको मिल जाएगा कि कक्षा से अपना कोण बना रही है। क्लियर है यहाँ तक? 23 डिग्री 26 मिनट अपने अक्ष से झुकी हुई है, और अगर अपने कक्षा से कितना एंगल है अगर ये बात करें तो 66 डिग्री और मिनट आपको मिल जाएगा 34, ठीक है। 60 माइनस कर देंगे 26, तो ये जो एंगल बना ये बेसिकली है पृथ्वी का। तो ये जो हमारी पृथ्वी है परिक्रमा कर रही है सूर्य की, तो हमारी पृथ्वी जो है झुकी हुई है, और झुकी होने के कारण एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इस प्रकार से जैसे बनाएंगे, भूमध्य रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, और ये मकर रेखा हो गया। तो एक टाइम आएगा जब सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत आएंगी, डायरेक्टली आएंगी कर्क रेखा में, है ना। तो इस कारण से हम जब देखते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो एक समय ऐसा आएगा जब जो 0 डिग्री इक्वेटर है, अगर हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती ना, तो सूर्य की लंबवत किरणें पूरे 12 महीना 0 डिग्री पे ही आती, लंबवत किरणें, है ना। लेकिन क्योंकि झुकी हुई है, इस कारण से एक टाइम आएगा जब कर्क रेखा में सूर्य की लंबवत किरणें आएंगी, और एक टाइम आएगा जब फिर इस प्रकार से हो जाएगा, तो मकर रेखा में फिर जो सूर्य की लंबवत किरणें आएंगी, ठीक है। इस कारण से बेसिकली जो पॉइंट है, जो रेखा है जहाँ तक आती है, वो 23 डिग्री 26 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, इसी कारण से हमने उसे कर्क रेखा और मकर रेखा का नाम दिया है। क्लियर है यहाँ तक? ये जो घटना आपको मिलेगी यहाँ पे जब कर्क रेखा में लंबवत किरणें आती है, फैक्चुअल चीज़ आपको पता होगा 21 जून, ठीक है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है, ठीक है। और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर को, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हमारा इंडिया, तो हम इसी के कंसेप्ट में बात करते हैं। लेकिन अगर बेसिकली हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन की, तो वो भी होगा 22 दिसंबर, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा में आ रही है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन या उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ठीक है। 21 जून ये हो जाएगा 22 दिसंबर। उसके बाद एक घटना आपको मिलेगा मार्च में, ठीक है। तो मार्च में आपको मिलेगा मार्च हो गया, और यहाँ पे आपको 23 सितंबर मिलेगा, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो वो कंडीशन है जब सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पे आएंगी? इक्वेटर, भूमध्य रेखा में, ठीक है। यहाँ पे कर्क रेखा में आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मकर रेखा में। फिर यहाँ पे दिसंबर का बात है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा में लंबवत किरणें आएगी 21 मार्च की जो घटना है। फिर अप्रैल, मई, जून हो जाएगा, तो इंडिया में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन है ना, उत्तरी गोलार्ध में बेसिकली सबसे बड़ा दिन। और जैसे जैसे आप यहाँ पे आएंगे नॉर्थ पोल की ओर, तो नॉर्थ पोल में लगभग पूरे 6 महीने का दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन है आप देख रहे हैं, लाइट है यहाँ पे, सूर्य का लाइट आ रहा है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो ये है बेसिकली, और ये वाला सर्कल आपको देखने को मिलेगा, ये है आर्कटिक सर्कल। तो इस सर्कल में आप देख सकते हैं ये पूरी झुकी हुई ना एक प्रकार से, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड है 6 महीना, इसमें उत्तरी गोलार्ध में दिन रहेगा, टोटल रात नहीं होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से इस सिनेरियो में दक्षिणी गोलार्ध में पूरा रात रहेगा, ठीक है। ये ठीक उल्टा हो जाएगा इधर, जब दक्षिणी गोलार्ध में पूरा दिन रहेगा 6 महीना इस वाले साइकिल में, और उत्तरी गोलार्ध में रहेगा रात। यहाँ तक समझ आया? तो एक कर्क और मकर रेखा का कंसेप्ट है। ये जो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो ये वृत्ताकार पथ में नहीं है, दिख तो इमेज में रहा है वृत्ताकार है, सर्कल फॉर्म में कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार रूप में कर रही है। तो दीर्घ वृत्ताकार में कर रही है, तो एक टाइम आएगा जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के करीब रहेगी, और एक टाइम आएगा जब पृथ्वी सूर्य के दूर रहेगी।
तो सूर्य के करीब जब रहेगी तो वो जो कंडीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 जनवरी को 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा जब करते करते सबसे करीब आती है, उसके सबसे करीब आती है, तो भी दूरी तो करोड़ में रहती है, 14,70,00,000, ठीक है। इसको करोड़ लिखते हैं, 14,70,00,000 किलोमीटर की दूरी है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। ये कंडीशन आएगा 3 जनवरी को, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, पृथ्वी सूर्य के करीब है तो इस दौरान गर्मी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बोलेंगे विंटर का सीजन है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो मकर रेखा में लंबवत किरणें आ रही ना, तो यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे गर्मी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं 4 जुलाई, है ना। ये जो फैक्ट है ना, ये याद रखना, एग्जाम में आते हैं सब। 4 जुलाई वो कंडीशन है जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर रहती है। ये डिस्टेंस रहता है 15,20,00,000 किलोमीटर, ठीक है, 15,20,00,000 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये वो कंडीशन है। ये जो कंडीशन है इसे कहा जाता है बेसिकली, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे करीब है ना, तो इसे हम कहते हैं उपसौर। और जब सबसे दूर है तो इसे हम कहते हैं अपसौर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। नौ अब लोकेशन की बात करते हैं। ये मैप में आप और ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं। जो मैंने बताया ये कर्क रेखा है, येलो वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लंबवत किरणें आ रही है, जून का टाइम है, 21 जून की बात है। और ये मकर रेखा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इस कारण से कंडीशन देखने को मिल रही है। अगर ये सीधी रहती, इस प्रकार से झुकी नहीं रहती, तो हमेशा 0 डिग्री पे ही लंबवत किरणें आती। तो जो छः मतलब हम देख रहे हैं कि 6 महीने का दिन है, 6 महीने की रात है, ये नहीं होता फिर, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो लाइट आप देखेंगे बहुत तिरछी जा रही है ना, तो वैसे भी लाइट काफ़ी कम, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, आपको देखने को क्या मिलेगा, ठंड काफ़ी ज़्यादा है, बर्फीले क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सनलाइट ही नहीं पहुँच पा रहा है। क्लियर है? तो बेसिकली खगोलीय स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय दृष्टि से हम बात करें तो जैसा आपने समझा कि 0 डिग्री 1 2 3 हमने अक्षांश देखा, फिर देशांतर देखा। अब उस आधार पे इंडिया की लोकेशन की बात करें तो यहाँ से बेसिकली ये तो हमारा मुख्य भूमि हो गया 5 मिनट, ठीक है। और ये हो गया हमारा, मतलब ये हो गया हमारा दक्षिणतम बिंदु भारत का, ये हो गया उत्तरी, है ना। तो खगोलीय की दृष्टि से बात करें अक्षांश, मतलब अक्षांश और देशांतर का क्या पोजीशन इंडिया कंटेक्स्ट में, तो अक्षांश दृष्टि से अगर हम देखें तो हमको पता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो याद रखना कि उत्तरी अक्षांश ही आएगा, ठीक है। यहाँ से भी उत्तरी अक्षांश से चालू होगा, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश। और क्योंकि जब देशांतर की हम जब बात करेंगे तो हमको पता है कि जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में भी है, तो पूर्वी देशांतर आएगा, यानी कि ये वाला सेक्शन भी पूर्व है, क्योंकि इसके पीछे है ना 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर आएगा और यहाँ पे भी पूर्वी देशांतर आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तो इसके आगे का मैं कल समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कर दूंगा तो पूरा खत्म करूंगा तो टाइम लगेगा ना, तो इसके आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर को एक बार रिवीजन कर लेना जितना पढ़े, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़े आज, और फिर हम लोगों ने देखा प्राकृतिक अवस्थिति के अंतर्गत तो फैक्चुअल चीज़ें देखे, ठीक है। और फिर हमने नामकरण को समझा भारत के, और कुछ यूनिवर्स से रिलेटेड फैक्ट देखे, ठीक है। तो कल की क्लास हम लोग देखेंगे खगोलीय अवस्थिति, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो हमारी स्थलीय सीमा है भारत की, इसके बाद हम देखेंगे जलीय सीमा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें कल करेंगे, कल हमारा ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।